नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम को लेकर के लगातार टॉपिक वाइज वीडियो करा रहे हैं। आज हमारा 14वें नंबर का टॉपिक है बिहार भूगोल, और इसके अंतर्गत हम पर्वत, मैदान, पठार और जलवायु की बात जो है वो करेंगे। और सारी चीजों की बात करने के बाद कुछ क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस यहाँ पर जो है वो करेंगे, जो कि आपके बीपीएससी के अलग अलग एग्जाम में जो है वो आए हैं। लास्ट में क्वेश्चन आपसे भी पूछेंगे। इससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि ये 14th नंबर का टॉपिक वाइज वीडियो है। इससे पहले 13 नंबर का टॉपिक हमने जो देखा था वो देखा था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें हमने 1885 से 1947 तक सारी घटनाओं को क्रम से देखा था। वो यदि नहीं देखा हो तो जरूर देख लीजिएगा, साइड में बटन वीडियो मिल जाएगा और बाकी प्लेलिस्ट में आप वीडियो देख सकते हैं। तो पर्वत, मैदान, पठार, पहले इनकी बात करेंगे। यहाँ पर एक मैप देख पा रहे हैं बिहार के भौतिक विभाजन का, जिसमें सबसे पहले आपको फोकस करना है इस पर। सोमेश्वर श्रेणी, दून घाटी और रामनगर दून, जिसमें सुमेश्वर पेड़ी जो श्रेणी है वो सबसे ऊपर आपको देखने को मिल रही है। उसके नीचे आपको बीच में सेंटर में दून घाटी देखने को मिल रही है, और रामनगर दून जो है वो सबसे नीचे देखने को मिल रही है। अब मेन विभाजन की बात करें तो बिहार का जो भौतिक विभाजन है वो किस प्रकार से देखने को मिलता है। पर्वतीय या तराई क्षेत्र, उसके बाद मैदानी, और उसके बाद पठारी भाग। तो जो पर्वतीय या तराई क्षेत्र है इसी में ही ये सुमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी आपका आता है। उसके बाद आगे हम मैदान की बात करेंगे, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। फिर बाद में पठार की बात करेंगे, जो बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। यहाँ पर मुख्यतः धारवाड़ और विंध्य चट्टान की बात की गई है, पर चारों की बात आगे हम करेंगे। तो पर्वतीय तराई क्षेत्र की सबसे पहले बात यहाँ पर करते हैं। पर्वतीय तराई क्षेत्र बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय पर्वत की जो शिवालिक श्रेणी है उसका भाग अवस्थित है। ये जो शिवालिक श्रेणी है, इसलिए हमने ऑलरेडी मैप में आपको लिख करके दिखाया है कि शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत ही ये आपका भाग आता है। इस बात को समझ के रखिएगा। इसका कुल जो क्षेत्रफल है पर्वतीय या तराई क्षेत्र का वो 932 वर्ग किलोमीटर है, और इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण जिले में देखने को मिलता है। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने मैप में दिखा दी स्थिति, ताकि आपके दिमाग में चीजों को रिकॉल करने में आसानी रहे। 3 भागों में से बांटा गया है। सबसे पहला है सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी जो है त्रिवेणी संगम पर ये नेपाल और बिहार की सीमा निर्धारण का जो है वो काम करता है। ऊंचाई इसकी 874 मीटर है, और ये बिहार की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जानी जाती है, जो कि मैप में आपने सबसे ऊपर देखी थी सोमेश्वर श्रेणी। यहाँ पर देख रहे हैं तो सीमा भी तो है, ऊपर साइड नेपाल, इधर बिहार, तो बिहार और नेपाल की सीमा, और सबसे ऊंची चोटी भी है। तो सोमेश्वर श्रेणी ऊंचाई 874 मीटर। उसके बाद बढ़ते हैं रामनगर दून की तरफ। इसका विस्तार हरहा नदी घाटी में देखने को मिलता है, और इस क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर देखने को मिलती है। अब जो हरहा नदी घाटी है इसकी भी बात कर लेते हैं। तो हरहा नदी घाटी जो है वो जलोढ़ मैदान का भाग के रूप में जाना जाता है, और इसका विस्तार सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के मध्य देखने को मिलता है। सबसे ऊपर सोमेश्वर श्रेणी थी, उसके नीचे रामनगर दून था। तो जो हरहा घाटी ना वो इन दोनों के बीच में देखने को मिलती है, इसीलिए कहा गया कि इसका विस्तार हरहा नदी घाटी में है। फिर तीसरा आपका दून घाटी, इसका विस्तार सोमेश्वर श्रेणी जो सबसे ऊपर थी और रामनगर दून जो कि इसके नीचे थी, इनके बीच में देखने को मिलता है। जो कि मैप में भी आपको दिखा देते हैं कि सोमेश्वर श्रेणी सबसे ऊपर, रामनगर दून सबसे नीचे, और दून घाटी बीच में आपको देखने को मिलती है। ये जो घाटी है इसको भी हरहा नदी की घाटी भी कहा जाता है। तो दून घाटी जो है इसी को हरहा नदी की घाटी भी कहा जाता है, और हरहा घाटी के बारे में ऑलरेडी हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं बिहार के भौतिक विभाजन में दूसरा भाग, जो कि आपका है मैदान। मैदान की अगर बात करें तो इसमें उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान के आधार पर बांटा गया है। अब अगर बिहार के नक्शे को देखेंगे तो गंगा नदी आपको एकदम सेंटर से होते हुए इस प्रकार से दिखाई देती है। तो ये जो बीच से होकर के गंगा नदी जा रही है, ये क्या कर रही है, पूरे बिहार को 2 भागों में बांट रही है। इसी आधार पर ही आपका ये विभाजन किया गया है जब बात होती है मैदान को लेकर के। तो आगे बात करते हैं मैदानी क्षेत्र। बिहार के कुल भूभाग का 95% भाग मैदानी है। इस मैदानी भाग का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। इस मैदान के मध्य से गंगा नदी बहती है, और गंगा नदी की स्थिति के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है उत्तरी गंगा का मैदान। गंगा नदी से उत्तर में नेपाल सीमा तक, ऊपर की साइड उत्तर दिशा है और वहां नेपाल सीमा तक, क्योंकि ऊपर नेपाल सीमा पड़ती है, तो इसका विस्तार जो है वो है। इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर देखने को मिलता है। इस मैदान का जो भाग है उसको 3 दोआबों में बांटा जाता है। दोआब क्या होता है? दोआब से मतलब होता है कि 2 नदियों के बीच की भूमि या मैदान। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये दोआब क्षेत्र अपने जलोढ़ मृदा और उर्वरता के लिए भी आपका फेमस होते हैं।
तो ये जो 3 दोआबों में बांटा जाता है वो कौन कौन से है उत्तरी गंगा में? तो सबसे पहला है घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब। और अगर जाकर के मैप में अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको घाघरा गंडक दोआब देखने को मिलेगा, कोसी महानंदा दोआब देखने को मिलेगा और इसी प्रकार गंडक कोसी दोआब भी देखने को मिलेगा। लाइन ऑलरेडी सब खिंची हुई है तो समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये गंगा नदी के उत्तरी भाग मैदान को हमने देखा। अब बढ़ते हैं दक्षिणी मैदान की तरफ। अच्छा, दक्षिणी मैदान से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भी हैं इसी उत्तरी गंगा मैदान को लेकर, उसकी भी बात करते हैं। जैसे उत्तरी मैदान का क्षेत्रफल टोटल कितना है? तो 56,980 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक और महानंदा। इसका जो वर्गीकरण है वो भाबर या तराई, बांगर, खादर और चौर, इसका नाम वन है, उस आधार पर किया गया है। विस्तार कौन कौन से जिलों में है? तो भागलपुर, सहरसा, दरभंगा, पश्चिमी चंपारण, सिवान, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, पूर्णिया, सारण और मुजफ्फरपुर। प्रमुख दोआब की अगर बात करें तो यही 3 है जो कि हमने ऊपर आपको ऑलरेडी बता दिए, महानंदा कोसी दोआब, कोसी गंडक दोआब और गंडक घाघरा दोआब। अब बढ़ते हैं हम दूसरा भाग जो था दक्षिण गंगा का मैदान। गंगा नदी से दक्षिण और दक्षिण के पठारी क्षेत्र के मध्य दक्षिण गंगा का मैदान है। उत्तरी गंगा मैदान की तुलना में इसका आकार आपका छोटा है, ये चीज आप याद रख सकते हैं। इसका निर्माण गंगा के अतिरिक्त पठारी नदियों के निक्षेप से भी जो है वो हुआ है। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। अब इसके बारे में भी बात करते हैं, परंतु उससे पहले मैप में दिखा देते हैं कि कहां पर स्थिति है। तो सबसे पहला था बताया गंगा सोन दोआब, फिर आपका मगध का मैदान और फिर अंग का मैदान। ये आपको दक्षिण मैदान के हिस्सों में देखने को मिलता है। कोशिश हमने की है जितना आसान तरीके से आप चीजों को पढ़ेंगे उतना आसानी तरीके से दिमाग में चीजें बैठेंगी। अब हम यहाँ पर पूरी थ्योरी बताने लगते हैं तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके में पूछे भी नहीं गए। तो कोशिश हमने की है पॉइंट टू पॉइंट चीजों को बताने के लेकर के। तो दक्षिण मैदान की अब बात करते हैं, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 33,670 वर्ग किलोमीटर, जो कि बताया था ऊपर वाले से कम है। प्रमुख नदियां यहाँ पर पुनपुन नदी, किउल नदी और गंगा नदी है। नदियों पर बेस्ड टॉपिक वाइज वीडियो हम पहले करा चुके हैं, इस चीज को नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। विस्तार इसका कहाँ है? गंगा नदी के दक्षिण से छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग तक देखने को मिलता है, गंगा नदी के दक्षिण से। और प्रमुख पहाड़ियां यहाँ पर कौन कौन सी हैं? गया, राजगीर, खड़गपुर पहाड़ी, बराबर और गिरथक की पहाड़ियां। तो ये सब पहाड़ियां भी इसमें आपको देखने को मिलती हैं। वर्गीकरण की बात करें तो भोजपुर का मैदान, मगध का मैदान, अंग का मैदान, जो कि हमने ऊपर आपको मैप में ऑलरेडी दिखाया। तो ये 2 मुख्यतः आपको मैदान देखने को मिलते हैं। अब बढ़ते हैं हम हमारे तीसरे भाग जो कि है पठार। अब इस पठार में धारवाड़ चट्टान, विंध्य चट्टान की तो बात करेंगे, उसके अलावा भी कुछ पहाड़ियां हैं, पठार हैं, उनकी बात पहले हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे दक्षिण का सीमांत पठारी प्रदेश, ये मेन पॉइंट है। इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलता है कैमूर का पठार। ये जो कैमूर का पठार है ये विंध्य पर्वत का एक भाग है। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 300 मीटर से 450 मीटर के बीच देखने को मिलती है। इसका विस्तार जो है जबलपुर मध्य प्रदेश से रोहतास बिहार तक देखने को मिलता है और इसका एक अन्य नाम है रोहतास का पठार। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बने हैं, बीपीएससी टीचर में नहीं आए, बीपीएससी प्री वगैरह में क्वेश्चन बने हुए हैं। तो ये आपका हो गया कैमूर का पठार। एक और है आपका पठार जो कि पहाड़ी के रूप में है, खड़गपुर की पहाड़ी के रूप में। खड़गपुर की पहाड़ी का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। कोडरमा पठार के उत्तर पूर्व में ये स्थित है। इसका विस्तार जमालपुर से जमुई तक देखने को मिलता है और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ये आपको देखने को मिलता है। अब वापस से हम लौटते हैं जो कि हमने पठार की बात की थी उसको। पठार की बात करें तो बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार और पहाड़ी क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं जो कि झारखंड से सीमा साझा करते हैं। झारखंड दक्षिण में स्थित जो पठारी क्षेत्र हैं 2 क्रम की चट्टानें मुख्यतः है, पर टोटल 4 है, मैंने आपको बताया था। तो टोटल 4 की ही हम डायरेक्ट बात करेंगे। कौन कौन सी हैं उनकी बात करें। सबसे पहली है धारवाड़ प्रकार की चट्टान जो कि निर्माण काल है प्री कैम्ब्रियन। क्षेत्र इसका मुंगेई, जमुई, नवादा, गया और राजगीर आदि में है और विशेषता इसकी है बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र के रूप में ये जानी जाती है। अगली है विंध्य जो कि प्री कैम्ब्रियन निर्माण काल, क्षेत्र इसका कैमूर और रोहतास और विशेषता क्या है? ये दूसरी प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र के रूप में जानी जाती है और सीमेंट उद्योग, चूना पत्थर के लिए जो है ये आपकी फेमस है। तीसरी आपकी है टर्सियरी जो कि आपका निर्माण काल है प्लीस्टोसीन और क्षेत्र इसका है पश्चिमी चंपारण, जो कि ऊपर साइड देखने को मिला था जहां पर सोमेश्वर पहाड़ी वगैरह हमने आपको दिखाई थी। तो सोमेश्वर पहाड़ी स्थित क्षेत्र है और सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र के रूप में ये जानी जाती है। और चौथी आपकी है क्वाटरनरी जिसका निर्माण काल है प्लास्टोसीन और
होलोसीन, और ये क्षेत्र है गंगा का मैदान, और यहाँ पर बिहार का अधिकांश भाग मैदानी है। कृषि के लिए सबसे उपयुक्त ये जानी जाती है। तो ये मुख्यतः 4 हैं टाइप जो कि आपके पठार के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। अब इन्हीं चारों के बारे में चट्टानों से भी क्वेश्चन अगर बनेंगे तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, उसकी भी बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ धारवाड़ की बात करते हैं। धारवाड़ क्रम है, इसमें निर्माण काल प्री कैम्ब्रियन युग बता चुके हैं। स्थिति जमुई, नवादा, मुंगेर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, बिहार शरीफ, राजगीर और गया है। महत्व में देखेंगे तो सिस्ट, नीस, ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट, कोबाल्ट, मैंगनीज, क्रोमियम और अब्रक आदि का निक्षेप इस धारवाड़ क्रम से देखने को मिलता है। फिर आपका है विंध्यन चट्टान। इसकी स्थिति निचला विंध्यन क्रम रोहतास जिला और ऊपरी विंध्यन क्रम रोहतास और कैमूर सोनघाटी। महत्व इसका है चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और पाइराइट निक्षेप। शेरशाह सूरी का जो मकबरा था और सारनाथ के स्तूप हेतु ये पत्थर भी यही विंध्य चट्टानों का यूज किया गया था। अगला आपका है तीसरा तरसरी चट्टाने, जहां पर स्थिति पश्चिमी चंपारण, सोमेश्वर पहाड़ी, हिमालय तराई क्षेत्र। इसका महत्व देखेंगे तो काग्लोमरेट, बालू पत्थर, चूना पत्थर इनके निक्षेप से और संभावित तेल भंडार भी यहाँ पर। स्थिति तो ऑलरेडी दिखा दी आपको। और चौथा आपका जो है क्वाटनरी चट्टाने, इसकी स्थिति बिहार का मैदानी क्षेत्र। महत्व इसका टेथिस सागर के अवशेष और गंगा और सहायक नदियों द्वारा जो लाए गए अवसाद हैं उनसे निर्मित अत्यंत उपजाऊ। तो ये 4 इसी के बारे में चट्टानों से संबंधित भी कुछ पॉइंट थे। तो ये हमारा पर्वत पठार मैदान समाप्त हुआ। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है बिहार की जलवायु। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो सभी लोग लाइक जरूर करते रहिएगा, आपके लिए सारी मेहनत की जा रही है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सभी आप तक पहुंचते रहे। नोटिफिकेशन बेल ऑन करते हैं तो वहां पर ऑप्शन पर्सनलाइज और ऑल करके आता है, ऑल पर क्लिक कर दिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। और इस वीडियो के लिए जो लाइक का टारगेट है 500 लाइक का रख रहे हैं। जैसे ही लाइक कंप्लीट होंगे पीडीएफ आपको भेज देंगे टेलीग्राम चैनल पर। और इससे पहले कल हमने टेलीग्राम पर पीडीएफ भेजी थी, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और पहले भी जो भेजी गई वो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहिएगा ताकि जो भी पीडीएफ हो आपको मिलती रहे। नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी सर्च करके जुड़ सकते हैं। ये प्रश्न जलवायु से ज्यादा पूछा जाता है कि कैसी जलवायु है। तो बिहार की जलवायु है उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम की जो औसत दशाएं हैं उनको कहते हैं जलवायु। जलवायु मौसम में अंतर पूछा जाता है ना, तो दीर्घकालिक वाली जलवायु में आती है, उसमें अल्पकालिक हो जाती है मौसम में। तो बिहार की जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। बिहार के उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग इनके भौगोलिक दशाओं में अंतर के कारण विभिन्न जो भूगोलवादिता हैं उन्होंने बिहार की जो जलवायु है उसको अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया है। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कोपेन से लेकर के, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कोपेन के अकॉर्डिंग जो है वो बिहार की जलवायु कौन सी है। ये उत्तरी बिहार वाला पूछा जा चुका है। तो इसकी जो जलवायु है वो CWG टाइप की है। दक्षिणी बिहार का अगर आपसे कहा जाए तो ये AW टाइप की है। उसके बाद अगला त्रिवार्था के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो त्रिवार्था के अकॉर्डिंग उत्तरी बिहार की जो जलवायु है वो आपकी CAW टाइप की है और दक्षिणी बिहार की जो जलवायु है वो AW टाइप की है। दोनों आपको याद रखनी है। और इसी प्रकार तीसरे जो हैं वो आपके हैं थारनवेट। इनके अकॉर्डिंग उत्तरी पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र की CB/W और इसी प्रकार शेष बिहार की CA-W। तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि 3 ही है मुख्यतः। यही अगर जलवायु क्षेत्र कृषि के आधार पर बात कर लिया जाए ना तो वहां जोन में बटा होता है, जो अभी हम आगे आपको दिखाएंगे, ये याद रखिएगा। अब थोड़ा सा थ्योरी की बात करते हैं कि बिहार में सामान्यतः ऋतुएं जो है वो कितनी होती हैं। तो 3 टोटल ऋतुएं आपकी होती हैं। ग्रीष्म ऋतु, जब सूर्य के उत्तरायण की स्थिति होती है तब तापमान में वृद्धि से वायु दाब में कमी आने लगती है। मार्च से मध्य जून की स्थिति होती है जो कि अभी चल रही है। इस मौसम में पश्चिमी और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती हैं जिनको लू कहा जाता है। इस मौसम में टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस होता है, ज्यादा भी होता है। सबसे गर्म स्थान गया जो है वो आपको देखने को मिला था 47 डिग्री सेल्सियस तक। उसके अलावा मानसून आने के पहले बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण जो है वो वर्षा होती है बिहार में। इस बात को भी याद रख सकते हैं जिसे नार्वेस्टर या काल वैसाखी कहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु जो है वो जून मध्य से अक्टूबर मध्य के बीच समय को बिहार में वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है। बिहार में मानसून का जो प्रवेश है मध्य जून से होता है और बिहार में जुलाई और अगस्त में अधिक वर्षा होती है। बिहार में औसत वर्षा आपको 112 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला आपका है वो किशनगंज है 205 सेंटीमीटर तक जिले में, और सबसे कम वर्षा औरंगाबाद 101 सेंटीमीटर जिले में आपको यहाँ पर वर्षा देखने को मिलती है।
आगे बिहार में दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा आपको देखने को जो है वो मिलती है। बिहार में उत्तरी भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जिसके कारण उत्तरी बिहार जो है वो बाढ़ से और दक्षिणी बिहार का कुछ भाग सूखा से आपका प्रभावित रहता है। उत्तरी भाग में ज्यादा वर्षा होती है और दक्षिणी भाग जो है वो सूखा रहता है। और तीसरी जो ऋतु है वो है शीत ऋतु, जिसका काल जो है वो मध्य अक्टूबर से फरवरी माह तक होता है। मानसून लौटने के बाद बिहार में शीत ऋतु जो है आपकी आरंभ हो जाती है। बिहार में दिसंबर और जनवरी माह सर्वाधिक ठंडक वाले होते हैं। सर्वाधिक जो ठंडा जिला है वो भी आपका गया ही है, वहां पर गर्म में भी आपको देखने को मिल रहा है। दिसंबर जनवरी माह में भूमध्य सागर से आने वाले जो शीतोष्ण चक्रवात है उसके कारण पश्चिमी और मध्य बिहार में हल्की बारिश होती है। ये वर्षा रबी फसल के लिए भी लाभदायक होती है। अत्यधिक ठंड जो है बिहार में रबी फसल के लिए भी लाभदायक होती है। अब फसल की जब बात हो रही है तो बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र की भी बात कर लेते हैं। तो बिहार में कृषि की दशाओं और फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्र को भी 3 भागों में बांटा गया है। दक्षिण बिहार के तीसरे वर्ग को 2 उपवर्गों में भी बांटा गया है। तो कृषि जलवायु क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो इस तरीके से मैप में आपको जोन 1, जोन 2 और नीचे साइड आप देखेंगे तो जोन 3 को भी बांटा गया है, जोन 3A और जोन 3B, इसी की बात यहाँ पर की गई थी। अब यहाँ पर जोन 1 में आप देखिए तो कौन कौन से यहाँ पर इधर साइड के जिले आ रहे हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी, शिवहर, इस तरीके से ये वाला जो पूरा एरिया है वो आपका कृषि जलवायु के जोन 1 में आ रहा है। जोन 2 में देखेंगे तो इधर वाला हिस्सा आ रहा है, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, कटिहार, इस तरीके वाला जो जिला है ये आपका जोन 2 में आ रहा है। नीचे तरफ जाएंगे तो जोन 3A जो है इसमें इधर वाले आपको जिले देखने को मिल रहे हैं, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुर, जमुई, बांका। और 3B में जो है काफी जिले हैं, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, नवादा, गया, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद। यही चीज आपको यहाँ लिस्ट के तौर पर भी देखने को मिलेगी। जोन 1 में टोटल कितने जिले? टोटल 13 जिले हैं। जोन 2 में टोटल 8 जिले हैं। जोन 3A में टोटल 6 जिले हैं और जोन 3B में टोटल 11 जिले हैं। ये जो जिले अगर मैप में देखकर याद रखेंगे ना तो ही याद रहेंगे, क्योंकि अगर ऐसे रटने बैठेंगे तो फिर इतना सारा रटना आसान काम नहीं है। इसीलिए मैप के थ्रू याद कीजिएगा तो ज्यादा आसान होगा। अब विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र की विशेषताओं के आधार पर यहाँ पर एक सारणी है, जिसमें जोन 1 की अगर बात करें तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र आपका बढ़ता है। इनकी विशेषता की बात करते हैं तो ये जो क्षेत्र है इसमें औसत वर्षा 104 से 145 सेंटीमीटर तक देखने को मिलती है। खादर मिट्टी की यहाँ पर प्रधानता देखने को मिलती है। अभी तक हमने मिट्टी जो टॉपिक है वो नहीं पढ़ा है, वो हम आपको अलग से पढ़ाएंगे। बाकी तो बिहार का जो भूगोल वाला पोर्शन है, नदियां पढ़ चुके हैं, जो भी फसलें हैं वो पढ़ चुके हैं, खनिज पढ़ चुके हैं, तो लगभग बाकी सारी चीजें हो चुकी हैं। मिट्टी के अलावा अगर कुछ और रह गया हो भूगोल में तो कमेंट में बता दीजिएगा, तो हम मिट्टी के साथ उस टॉपिक को भी कवर कर देंगे। तो जोन 1 के अंतर्गत प्रमुख फसलें आपकी गन्ना, धान, गेहूं, अरहर, मक्का है। जोन 2 में देखेंगे तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र आपका आता है, जिस क्षेत्र में औसत वर्षा 120 से 140 सेंटीमीटर तक देखने को मिलती है। मुख्य फसलें जूट, धान, चाय, मक्का ये सब देखने को मिलती है। जोन 3 है, ये टोटल लिखा है, ए बी नहीं बांटा गया है। दक्षिणी क्षेत्र, इस क्षेत्र में औसत वर्षा 95 से 115 सेंटीमीटर तक होती है। ये बांगर मिट्टी की यहाँ पर प्रधानता है। मुख्य फसलें यहाँ पर कौन सी हैं? गेहूं है, दाल है, अरहर है, चना है, ये सभी। ये हमारा पूरा टॉपिक यहाँ पर समाप्त हो चुका है। हमने कहा था कि लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी आपको कराएंगे, जहां पर आपको थोड़ा सा ये पता चले कि कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया था, बिहार के भौतिक विभागों में आप इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? छोटा नागपुर का पठार, उत्तरी गंगा मैदान, दक्षिणी गंगा मैदान, पूर्वी गंगा मैदान। तो उत्तरी और दक्षिणी तो बताया था, छोटा नागपुर का पठार भी उसी में आएगा, परंतु पूर्वी गंगा मैदान नहीं आएगा। बिहार के 2 प्रमुख प्राकृतिक विभाग हैं, जिसमें गंगा का मैदान है और छोटा नागपुर का पठार भी है। गंगा का जो मैदान है वो भी आपका 2 भागों में बटा हुआ है, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। तो मुख्यतः यही देखने को मिलते हैं, परंतु प्राकृतिक दृष्टि से यहाँ पर जो जैसे लिखा है ना, गंगा का मैदान और छोटा नागपुर का पठार, इसके अंतर्गत गंगा के मैदान को फिर बांटा गया, तो छोटा नागपुर का पठार भी आपका इसमें आ जाएगा। केवल आंसर जो होगा, जो नहीं आएगा, वो पूर्वी गंगा का मैदान कोई भी यहाँ पर नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न। बिहार की सुमेश्वर जो श्रेणी है वो पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी है, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी है, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी है, या सभी से नई है? आंसर हो जाएगा सभी से नई है। बिहार की सुमेश्वर जो श्रेणी है वो आपकी चंपारण जिले में स्थित नवीन पर्वत श्रेणी के रूप में जानी जाती है। ये बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा का भी काम करती है, मैप में दिखाया था। इसकी अधिकतम ऊंचाई यहाँ पर 875 मीटर देखने को मिल रही है, जबकि यहाँ पर 874 मीटर लिखी हुई थी, तो थोड़ा बहुत 1-2 मीटर का अंतर कई बार देखने को मिल जाता है। आगे इसमें खड़गपुर पहाड़ियां बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, जहां पर लिखा नहीं था जमालपुर से जमुई तक इसका पूरा विस्तार है, उसी की बात की गई है।
झारखंड की सबसे ऊंची जो पहाड़ी है वो पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह जिले में आपकी देखने को मिलती है। झारखंड की बात की गई है। राजमहल की पहाड़ियां झारखंड राज्य के साहेबगंज जिले में है। और बिहार की सुमेश्वर पहाड़ी जो श्रेणी है उसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। ये जो अलग अलग ऑप्शन है ना उन्हीं की यहाँ पर डिटेल में जानकारी दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर का जो पठार है वो आपका क्या है? एक अग्र गंभीर है, एक गर्त है, एक पदस्थली है, एक समप्राय भूमि है। आंसर आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में से चौथा होगा। एक समप्राय भूमि के रूप में जाना जाता है। छोटा नागपुर पठार एक समप्राय भूमि है। बिहार के मैदानी क्षेत्र के ठीक नीचे दक्षिण में 150 मीटर की समोच्च रेखा से छोटा नागपुर पठार का भाग आरंभ है। रोहतास की कैमूर पहाड़ी के अलावा वो समस्त क्षेत्र छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आपका आ जाता है। तो इसके ये क्षेत्र को आप याद रख सकते हैं। साथ ही उत्तर पूर्वी भारत की ओर फैले प्रायद्वीपीय भारत का एक हिस्सा के रूप में भी ये जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो ऑप्शन सही पूछा गया है। रोहतास पठार, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियां, खड़गपुर पहाड़ियां, उत्तर गंगा मैदान। आंसर आपका सी, खड़गपुर पहाड़ियां यहाँ सही हो जाएगा। भौगोलिक जो हिस्से हैं उनमें से भूतात्विक दृष्टि से बिहार का सबसे पुराना हिस्सा खड़गपुर की पहाड़ियां हैं। उल्लेखनीय कि इसका विस्तार मुंगेर से जमुई तक है और ये जो त्रिभुजाकार आकृति है उसका है। इसमें क्वार्टजाइट चट्टानों की प्रधानता है। ये जो खड़गपुर की पहाड़ियां हैं उसमें जमालपुर से करके जमुई लिखा था, वही मुंगेर से जमुई वही है। और इसी मुंगेर से लेकर के आपको ऊपर एक क्वेश्चन भी देखने को मिला था जिसमें ये लिखा था कि खड़गपुर पहाड़ियां बिहार के मुंगेर जिले में हैं। और जहां पर हमने इसको पढ़ा था वो भी देख लीजिए। खड़गपुर की पहाड़ियां हमने भी ऊपर पढ़ा था जिसमें विस्तार लिखा है जमालपुर से जमुई। तो यही चीज आपको मुंगेर से जमुई देखने को मिलता है। तो स्थिति मुंगेर में भी है इसकी। और इसका वही आकार त्रिभुजाकार वगैरह लिखा है जो कि अभी क्वेश्चन में हमने नीचे देखा। ये त्रिभुजाकार आकृति का है, इसमें क्वार्टजाइट चट्टानों की प्रधानता है, ये सारी चीजें। अब पूरा हमारा वीडियो समाप्त हो गया। एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे वीडियो को समाप्त करने से पहले। इसके अलावा कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और कोई टॉपिक हो तो उसका सुझाव कमेंट में अवश्य दे दीजिएगा। और प्रश्न आपके लिए है कि बिहार का सर्वोच्च शिखर इनमें से कौन सा है? कैमूर पहाड़ी, दूसरा ऑप्शन बारबरा पहाड़ी, तीसरा है सोमेश्वर पहाड़ी, चौथा है संतपुर, पांचवा इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं। टॉपिक वाइज वाली वीडियो अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ना मिले कमेंट कर दीजिएगा, लिंक हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।